अस्सलाम वालेकुम। हेलो अबीहा, कैन यू हियर मी? यस, वालेकुम सलाम। गुड। All right. So today we are going to continue. I think we have completed chapter 1, 2, and 3. यस। So today we'll start with chapter 4. No, actually, we had to complete this little topic. लास्ट लास्ट टॉपिक रह गया था। जी, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यस, हमने इसको स्टार्ट करना था और इसको लेकर फिर आगे चलना था। ठीक। ओके। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले क्लासेस में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, वो बेसिकली हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि जो यूनिट होता है, जो बिजनेस होता है, जो कारोबार होता है, वो कारोबार कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा है। और हम इस पूरे सब्जेक्ट में जिसका नाम है मार्जिनल अकाउंट, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट में हम ये सीख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट हम कैसे सेट करेंगे, इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस किस तरह से सेट करेंगे। एंड मोर ओवर एंड मोर ओवर, हमारे पास जो एज अ इदारा, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस, जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज मैनेज करना सीख जाएंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, वो हमारा काफी हद तक अंडर कंट्रोल रहेगा। जब कॉस्टिंग अंडर कंट्रोल रहेगी तो प्रॉफिट हमारी मर्जी का होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं मार्केट सेट कर देती है। और मार्केट से ज्यादा हाई प्राइसेस पे अगर आप रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो सेल है वो कम होगी, डिमांड कम होगी, मोस्ट प्रोबेबली, until and unless of course you have a very differentiated and unique product। ठीक है। अदरवाइज अगर आप मार्केट प्राइस से कम रखेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन वहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, असल मुद्दा ये है। सो हमारी क्वालिटी भी इंटैक्ट रहे और हमारी कॉस्ट भी मिनिमम रहे। ठीक है। क्वालिटी इंटैक्ट, कॉस्ट मिनिमम, रिसोर्सेस मैनेज्ड efficiently एंड इफेक्टिवली। ये असल चीजें हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, समझे, जो हम पढ़ रहे हैं, जिस वजह से हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो हमने एक्सक्यूज मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो हमने अभी तक चैप्टर्स कवर किए हैं उसमें हमने बेसिकली बेसिक्स ही समझा है कि आखिर व्हाट इज बिजनेस, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट डेटा। ठीक है। ये सारी चीजें समझी थी। और फिर हमने ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे थे, कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट बिहेवियर, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, जरा हम रिपीट करेंगे, बताएं जो आपको याद आ रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मिक्स्ड कॉस्ट। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पूरा एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, क्या फर्क है दोनों में। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क है? कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर्स दें। व्हाट, यू गाइस फॉरगॉट? एक दिन में क्या हो गया है? आई नीड आंसर्स। डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं? जो कि डायरेक्टली, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। एग्जैक्टली, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाए। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट जो
प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, लेकिन वो जो है कंज्यूमर्स के पास ना जा रही हो। प्रोडक्शन का हिस्सा ना बने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, अल्लाह भला करे। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, अल्लाह भला करे आपका। एक सेकंड रुकिएगा। जी, नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ कॉस्ट कौन सी है? वेरी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। और मिक्स्ड कॉस्ट। और मिक्स्ड और क्या क्या कहते हैं? सेमी फिक्स्ड। और सेमी वेरिएबल। वेरी गुड। और कौन और सी नंबर कॉस्ट 4 है? है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक हो गया। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमने देखी थी। और इसके बिहेवियर्स बेसिकली, वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर हमने देखा। फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, क्या आप ज्यादा परचेज करोगे तो क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी? चेंज होगी। कौन सी वाली चेंज होगी, टोटल या पर यूनिट? टोटल। टोटल। और फिक्स कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगी, सेम। कांस्टेंट रहेगी। और मिक्स्ड में दोनों एलिमेंट्स हैं, और स्टेप फिक्स कॉस्ट की भी हमने डिटेल में लास्ट क्लास में एग्जाम्पल की थी। अच्छा, ये वाला सवाल आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ये वाला किया था ना, प्राइम कॉस्ट निकालने था। जी। तो हमने इसका कॉस्ट कार्ड भी देखा था, यूनिट कॉस्ट कार्ड, इसका एक पूरा सेट पैटर्न है। इसी पैटर्न पे हमें हम्म। चलना है। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर में किया था। अब आइए, अल्लाह भला करे, आज की कंटिन्यूएशन में हम प्रॉफिट रिपोर्टिंग को फोकस करेंगे। और यहाँ पे दो टेक्निक सीखेंगे, जिसमें देखें हमने मेजर ऑब्जेक्टिव या बिगर गोल जो है MA1 का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, वो हमने डिस्कस किया कि कॉस्टिंग निकाल। तो अब कॉस्टिंग जो हम निकालते हैं, तो कॉस्टिंग इवन एक लेमैन को पता है, एक सब्जी के ठेले वाले को पता है, फ्रूट वाले को पता है कि उसको अपनी कॉस्ट कैसे निकालनी है। उसमें उसको क्या क्या चीजें शामिल करनी है, मटेरियल, अपना लेबर, एंड अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में कोई भी और मिसलेनियस खर्चा आ जाए। मटेरियल आपको पता है, जो भी आपने माल लगाया है, जो भी इन्वेंट्री परचेज की है, वो आ जाएगा। लेबर किसी को हायर की है। अदर एक्सपेंसेस, अब चूंकि वो लेमैन है इसलिए वो उसको अदर एक्सपेंसेस कह रहे हैं। हम अकाउंटेंट्स हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। Indirect cost, which is not becoming the part of the product directly, but without which the production is impossible, right? उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ गई? इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन बिल, सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है, मेंटेनेंस, और बहुत सारी इस तरह की चीजें जिसके बगैर प्रोडक्शन मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। तो अब हमने क्या सीखना है कि ये मटेरियल तो बहुत आसान है। ठीक है, मटेरियल इसलिए आसान है कि आप गए मार्केट में,
आपने कहा भैया मेरे को तो ये इसकी फैक्ट्री लगानी है मार्कर की, तो इसको बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, इसको बनाने में इंक का इस्तेमाल होता है, इसको बनाने में ये जो लेबल लगा हुआ है शायद इसके लिए कोई प्रिंटिंग मशीन है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इजिली मार्केट में गए, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स से बातचीत की, सर्वे किया, और तमाम मालूमात लेकर आ गए। तमाम मालूमात जब आप लेकर आए तो वहां से आपको पता चला कि ये प्लास्टिक और ये जो मटेरियल है ना इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो फला जगह पे मिलता है, और वहां पे सप्लायर ए बी, ये दो ही सप्लायर्स हैं जो इसको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मार्केट में और ये मटेरियल कहीं से नहीं मिलता। तो आप गए उस सप्लायर ए और बी के पास, आपने या तो कॉल किया या आप गए और आपने सारी कॉस्ट से रिलेटेड मालूमात हासिल कर ली कि मटेरियल अगर मुझे 1,000 मार्कर्स बनाने हैं तो कितना मटेरियल चाहिए होगा, आप कितने का दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, कितनी क्रेडिट फैसिलिटी दोगे, यानी कि कितने महीने का उधार दोगे। तो ये आपको आसानी से पता चल गया, कोई मसला ही नहीं हुआ। आप मार्केट में गए, मटेरियल की प्राइस जान के आ गए। लेबर, लेबर आपने जाहिर है मार्केट में ही जिस फैक्ट्रीज में ये जिस कारखाने में ये बनाने वाली लेबर इन्वॉल्व है, उसी लेबर से आपने जाके पूछताछ की, बोला भाई बहनों आप लोग तो यहाँ काम कर रहे हो, मैं भी ऐसी ही फैक्ट्री लगा रहा हूँ, क्या आप जानते हो किसी को जो ये काम जानते हो या करना चाहते हो, तो मेरे पास जरा भेजना। तो आपने जो है बातचीत की और अपने पास लोगों को बुलवाया जो लेबर के लिए इंटरेस्टेड है, इस काम के में इंटरेस्टेड है, या जिनको आता है, स्किल्ड लेबर हो अनस्किल्ड हो जो भी। आपने बातचीत करके लेबर बुलवाई। अब लेबर बुलवाने के बाद आपने उनसे बात भी कर ली कि आप दिहाड़ी क्या लोगे, या महीना बांधोगे, या पर आवर के हिसाब से पे करोगे, जो जिस चीज का भी आपका कारोबार है और जो भी आपका सेटअप है, पॉलिसी है, उसके मुताबिक आपने लेबर कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली कि भाई लेबर ने कहा कि हम 10,000 रुपये महीने का लेंगे, दैट्स इट। आप 6 घंटे काम कराओ, 7 घंटे काम कराओ, 10,000 तो हम लेंगे ही लेंगे, मिनिमम है। तो ये हो गया, ये बात तय हो गई। अब आइए ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में जैसे कि हमने कहा बिजली, रेंट, चलो रेंट का तो आपको पता चल जाएगा, लैंडलॉर्ड से जाहिर है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको रेंट का पता चलेगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट लेबर में आएगी, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड्स है, इनडायरेक्ट जो भी चीज होगी वो फिर ओवरहेड्स में फॉल करेगी। सिक्योरिटी का भी आपको पहले से पता चल गया। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जाहिर है काम करोगे तो मेंटेनेंस का पता चलेगा कि पर महीना मेंटेनेंस कितनी कितनी कॉस्ट है मेंटेनेंस की, ठीक है। अब आइए बिजली का बिल। आपके घर का बिजली का जो बिल है वो कब आता है, कौन सी तारीख को आता है, कभी कभी ये नोट किया, कभी ऑब्जर्व किया? आफ्टर 15 आते हैं। कब आता है, छुट्टी में? आफ्टर 15। आफ्टर 15, यस, ये आता है आफ्टर 15। तो अब आपने कारोबार सेटअप किया, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2025, आपने नया नया स्टार्टअप किया, आपने जगह ढूंढी, आपने सप्लायर्स वगैरह से बात की, लेबर वगैरह से बात की, मशीनरी में इन्वेस्ट किया, इंस्टॉल किया, और आपने काम करना शुरू किया। 10 जनवरी तक आपके पास 1,000 मार्कर्स का स्टॉक तैयार। अब आपको जाहिर है मार्कर्स जब तैयार हैं तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे भेजोगे, नहीं भेजोगे, रिटेलर्स को सेल करोगे, नहीं करोगे, या अपने पास रखोगे गोदाम में? शेयर करेंगे। सेंड करोगे, सेल करोगे, डिफरेंट रिटेलर्स के पास रखवाओगे, स्टेशनरीज पे रखवाओगे, मार्कर्स तो वहीं से बिकते हैं, ठीक है, पूरे कराची शहर में फैला दोगे जहां जहां रिटेलर्स हैं। तो अब आप 10 तारीख को, जब आप 10 तारीख को आपका माल तैयार है, आप 11 तारीख को किसी भी रिटेलर के पास जाओगे तो रिटेलर पूछेगा ना कि भैया क्या प्राइस पे इसको सेल करना है, आपको कोई तो प्राइस बतानी पड़ेगी। तो अब आप ये सोचो कि आपको ये मार्कर बनाने में, वन मार्कर का जब आप कॉस्ट कार्ड बनाओगे, कॉस्ट कार्ड ऊपर कॉस्ट कार्ड बना हुआ था ना, तो उस कॉस्ट कार्ड में आपके पास मटेरियल की इंफॉर्मेशन है, लेबर की इंफॉर्मेशन है, ओवरहेड्स में 80% चीजों की इंफॉर्मेशन है, मगर बिजली का बिल तो अभी आया ही नहीं, अभी आया ही नहीं, वो तो 15 तारीख के बाद आएगा। तो अब मैं बिजली का बिल क्या लगाऊं, उसके बगैर तो मेरी टोटल कॉस्ट अधूरी है। यस और नो? मुझे जवाब यस। चाहिए। अधूरी है ना? तो अब हम क्या करें, क्या करें, फिर छोड़ दें बिजली के बिल को, और बस जो कॉस्ट हमारे पास मौजूद है वही कॉस्ट पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉस्ट आ रही है $10 विदाउट बिजली का बिल,
तो इसी को सामने रखते हुए हम सेलिंग प्राइस अपनी तय करके आगे बता दें रिटेलर को, या क्या करें? मतलब हमारे पास क्या चॉइस है? क्या ये वाइज चॉइस है? अज्यूम करेंगे। अज्यूम करेंगे, एग्जैक्टली लेकिन अज्यूम भी किस बेस पे करें? बात तो यही है ना, हम क्या किस बेस पे अज्यूम करें कि बिजली का बिल कितना आ रहा है? हमने तो पहली पहली दफा ये फैक्ट्री लगाई है। चलो ठीक है, हमने शायद आसपास जो जिसने पहले से लगाया हुआ है मार्कर का, हमने उससे पूछ लिया तुम्हारा कितना बिजली का बिल आता है। उसने कहा मेरा तो 10 लाख आता है। भैया तुम कितनी प्रोडक्शन करते हो? उसने कहा मैं 50,000 प्रोडक्शन करता हूँ। आपने तो सिर्फ 1,000 मार्कर्स बनाए हैं, आपका कॉम्पिटिटर 50,000 बना रहे हैं, उसका 10 लाख का बिल आ रहा है, आप अपने 1,000 मार्कर का एक बिजली का बिल कैसे निकाल? इसी के थ्रू एज्यूम करके। नाउ, अब ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि दिस इज अ चैलेंज। दिस इज अ चैलेंज। मटेरियल पता लगाना, मटेरियल की कॉस्ट कोई मुश्किल बात नहीं है। मटेरियल की कॉस्ट पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेबर की कॉस्ट पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो असल चैलेंज आ कहाँ रहा है? असल चैलेंज आ रहा है आपके ओवरहेड्स में। ओवरहेड्स को तय कर पाना ये बेहद मुश्किल है। अब आइए एक और एग्जांपल देती हूँ और इससे समझते हैं कि ओवरहेड चैलेंज क्यों है। अब आइए, इसार फाउंडेशन, आप आ रहे हैं इस इदारे में। इसार फाउंडेशन के 6 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला, प्राइमरी जूनियर सेक्शन। दूसरा, मिडिल सेक्शन। तीसरा, हायर सेकेंडरी, एसएससी हाई स्कूल जो है। चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। पांचवा, आईएसए डिपार्टमेंट। छठा, इसार मेडिकल विंग। और सातवां, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन एक अलग अपना डिपार्टमेंट है क्योंकि इसमें पेयरसन, आईएल्स, एसीसीए, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे होते हैं। 7 डिपार्टमेंट्स। अब फर्ज करें इसार फाउंडेशन का जो बिजली का बिल है वो 2 लाख रुपया, फर्ज करें पूरे महीने। अब आप मुझे बताएं कि आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही है ना कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें। प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालें। कॉस्ट जब हमें एक्चुअल में पता होगी तब हम इस पर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे, और तब जाके हमें कहीं सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। यस और नो? बेसिक बात है जिसकी वजह से हम पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीख रहे हैं। और आगे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो भी सब्जेक्ट आप उठाओगे उसमें कहानी कहीं ना कहीं कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड ही चल रही है, इन्वेंटरी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है? तो अब मुझे एक बात यस। बताओ, ईसार फाउंडेशन जो एक एजुकेशनल इदारा है जहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अपनी कैसे कॉस्टिंग निकालेगा और ये अपनी प्राइसिंग क्या रखेगा? यानी कि जूनियर की, यकीनन आप लोग भी स्कूलों से पढ़े हो, जूनियर लेवल में पढ़ने की फीस अलग होती है स्कूल की। जब आप मिडिल स्कूल में आते हो तो फीस बढ़ जाती है, हायर स्कूल में आते हो तो फीस और बढ़ जाती है, आप आईएसए में आते हो तो यकीनन इट्स अ डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दैट यू आर परसुइंग। आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वहां एग्जाम देने जा रहे हो, वहां का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, राइट? तो ये सब की जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं इसमें बिजली का बिल किस तरह इनकॉर्पोरेट किया गया, ये तो बताएं। सो नाउ दिस इज द चैलेंज, दिस इज द चैलेंज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कि मटेरियल को, मटेरियल की कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करना आसान है कि आपने 1,000 यूनिट्स बनाए हैं, 1,000 यूनिट्स में जितना माल लगा है आप, मतलब बिल है आपके पास, इनवॉइस है, लगा लो कॉस्ट। लेबर, आपकी लेबर से बातचीत हुई भी है, भले 1,000 लेबर है, 500 लेबर है, जितने भी लेबर है सबकी सैलरी फिक्स्ड है या डे टू डे आर्ली बेसिस पे है, मतलब बातचीत तय है, आपको ये भी मसला नहीं। अब मसला सारा का सारा जो है ना ओवरहेड्स है। आपको बिजली का बिल नहीं पता, आपको बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं पता, वो जब सर पे पड़ती है तब होते हैं। ठीक है, तो अब इसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे इन तमाम डिपार्टमेंट्स में और फिर तमाम प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, वन सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, तब जाके हम उसकी सेलिंग प्राइस तय कर सकेंगे। यस और नो?
यस। यस। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें दो कॉस्टिंग टेक्निक्स सिखाई जाएंगी MA1 में। द फर्स्ट इज absorption costing and the second one is marginal costing। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये दो टेक्निक्स हम इसीलिए सीखेंगे ताकि ये जो ओवरहेड्स के चैलेंजेस है ना, इसको हम ओवरकम कर सके और इसको हम फेयर बेसिस पे फेयर बेसिस पे हर डिपार्टमेंट में इनकॉर्पोरेट कर सके और पर यूनिट की कॉस्ट पे पर यूनिट, पर प्रोडक्ट, पर सर्विस की कॉस्ट पे हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सके। मेजर ऑब्जेक्टिव समझ आया? क्या अब हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं वो क्यों सीखने वाले हैं, क्या पर्पस है, कौन से मसले का हल बताएगा? क्लियर है? मुझे ओवरहेड की टोटल कैसे निकालना है? रीजन क्लियर है कि हम क्यों अब ये अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक सीखेंगे? यस। अब हम सीखेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए कश्यप, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी। The cost of the product for inventory valuation is the variable production cost plus the fixed production cost. Okay. नेक्स्ट मार्जिनल। Marginal costing, the cost of the product for inventory valuation is the variable production cost only. Fixed production costs are treated as a period cost rather than a product cost and are charged to the income statement in full in the period in which they are incurred. ऑलराइट, अब आइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले हम सीखेंगे और समझेंगे और फिर मार्जिनल पे बात करेंगे। एक बेसिक चीज, जब भी एब्जॉर्प्शन का वर्ड आए याद रखिएगा इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल होता है। जहां तक मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां भी ये वर्ड मार्जिनल आपको सुनाई दे समझ जाना इट्स वेरिएबल। ठीक है। फिक्स्ड को अलग रखा जाता है, अलग ट्रीट किया जाता है। क्यों अलग रखा जाता है? क्योंकि कहते हैं ये पीरियड कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मानना है कि ये पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट का मतलब है कि ये होना ही होना है। आप कोई प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ, ये तो एनी हाउ आपको पे करना ही करना है। तो इसको क्यों कंसिडर किया जाए, इसको अलहदा से रख दो, सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करो। ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मानना है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों को लेकर चलता है साथ, वेरिएबल और फिक्स्ड। ये हो गई एक बुनियादी बात। अब आइए हम इसका एक सम करते हैं और सम के थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम समझेंगे। रॉबर्ट्स कंपनी मेक्स वन प्रोडक्ट। Roberts company makes one product, the cop. At 1st June, there are 40 cops in inventories headed. इसका क्या मतलब हुआ? 1st जून को 40 कॉप्स रखे हुए हैं। 1st जून को 40 कॉप्स रखे हुए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है। ईच कॉप रिक्वायर्स 2 hours ऑफ लेबर एंड 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमें समझ आ गया कि मटेरियल 1 kg रिक्वायर्ड है और लेबर 2 hours। Labor is paid at the rate $8 per hour, at the rate $8, and raw materials cost $12 per kg, at the rate $12. Robert's company incurs fixed production overheads of 2000 per month. Fixed production overheads कितने हैं? $2000 per month. And the factory produces 1000 cops each month. और इनकी total production कितनी है? 1000 cops. अब ये मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ना सारा डेटा एक जगह लिख ली। अ कॉप सेल्स फॉर $35। सेलिंग प्राइस भी बताई गई है। सेलिंग प्राइस कितनी है एक कॉप की? $35। सेल्स इन जून वर 1000 कॉप्स। सेल्स कितनी हुई जून के महीने में? 1000 कॉप्स, यानी कि पूरा पूरा माल बिक गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई बची होगी? नहीं बची होगी। नहीं।
आप लोग कैसे कह सकते हैं नहीं? 40 कॉप्स ओपनिंग इन्वेंट्री में है, 1000 उन्होंने बनाए, 1000 बेच दिए, तो पीछे कितने रह गए? 1000 बनाया, 1000 बेच दिए, इट सेज। तो शुरू में तो 40 थे ना ओपनिंग इन्वेंट्री, वो कहाँ गए? 40 रह गए रिमेनिंग। एग्जैक्टली होल। 40 रिमेनिंग रह गए। बट इन जुलाई सेल्स फेल टू 900 कॉप्स। जून के महीने में 1000 यूनिट्स बिक्री हुए हैं, जून में 1000 बिक्री हुए हैं, और जुलाई में 90 सेल्स, ये यूनिट्स में। अब आइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं हम, और देखते हैं कि इसका हम किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसका कॉस्ट यूनिट कार्ड बनाना है। कॉस्ट यूनिट कार्ड जैसे ऊपर पैटर्न था, सेम पैटर्न फॉलो करना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जैसे ऊपर हमने भी डेटा लिखा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई कितनी? 28। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 2000। तो पर यूनिट पे कितना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा? 2000 डिवाइड बाय 1000, बिकॉज 1000 की प्रोडक्शन हो रही है। तो 2000 डिवाइड बाय 1000, $2। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई? 30। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल हो रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल हो रहा है। टू फाइंड आउट व्हाट? टू फाइंड आउट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ना, ओवरहेड्स का मसला हल नहीं हो रहा, ये बात याद रखो। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। वो वेरिएबल को भी कंसिडरेशन में रखते हैं और फिक्स्ड को भी, कैसे उन्होंने यहाँ पे दिखाया। लेकिन अभी तो हम रियल लाइफ में बात कर रहे थे कि बिजली का बिल तो 15 तारीख के बाद आना है, तो ये चीज तो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे इनकॉपरेट करोगे? वो अब नेक्स्ट लेवल पे हम सीखेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट लेवल पे क्या समझना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों को शामिल किया जाता है, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। कैसे, वो आपको यूनिट कॉस्ट कार्ड में दिखा दिया। अब आइए, अब असल यहाँ पे चीज हो रही है, क्या हो रही है? प्रॉफिट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर जून एंड फॉर जुलाई। जून। अब प्रॉफिट स्टेटमेंट जो होता है, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं, उसका एक फॉर्मेट है। और उसका ये बेसिक फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको याद करना है। सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव सेल्स माइनस ऑफ सेल्स विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का समझे पहला हिस्सा। अब आइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लीज अपने पास लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपने पास। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और फिर आप एसओपीएल का फॉर्मेट भी लिख लीजिए, जिसमें शुरू का हिस्सा यही है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। डन। डन। अब आइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? सेल्स कितनी है? $35 सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1000 यूनिट सेल हुए थे। 35, यहाँ पे 900 यूनिट सेल हुए थे, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 900, 31,500। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 40 मल्टीप्लाई बाय $30। 30 कहाँ से आया? 30 आया आपका, अल्लाह भला करे, ये जो आपने फाइंड आउट किया यूनिट कॉस्ट कार्ड से। तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर 1000 जो प्रोडक्शन हुई है मल्टीप्लाई बाय 30, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स 30 आ गई। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जून के महीने के लिए। जुलाई के महीने के लिए सेम चीजें आप कर रहे होंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे जो है, क्योंकि 900 यूनिट्स बिके हैं, तो 900 यूनिट्स बिके हैं, तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री 140 की होगी। 140 मल्टीप्लाई बाय 30, 4200। यहाँ पे 27,000 है, तो यहाँ पे आपका जुलाई के महीने का प्रॉफिट आ रहा है 4500।
अब मुझे बताएं, यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात समझ आई? बहुत हल्के हल्के लेकर चल रहे हैं मेहमान। यहां तक क्लियर है कहानी? यस। Yes. कश्यप, आई कांट हियर फ्रॉम यू। जी, क्लियर है। गुड। अब आइए सेकंड टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, इट्स ऑल अबाउट वेरिएबल। तो हमें सिर्फ वेरिएबल को कंसिडरेशन में रखना है। तो वेरिएबल में डायरेक्ट मटेरियल आ रहे हैं और डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं। 12 + 16 विल गिव यू $28। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे हमने फिक्स्ड को अलग कर दिया, फिक्स्ड को इसमें शामिल नहीं किया। अब आइए, इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा? अपने पास लिख लीजिए फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। जब भी आपको कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा निकालो, तुम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, या जब भी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, जो आंसर आएगा वो कंट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा। लिख लिया? जी। अब आगे आइए, जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब? कि इसमें फिक्स्ड का एलिमेंट शामिल नहीं किया गया। तो जब भी फिक्स्ड का एलिमेंट शामिल नहीं होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल होगा, तो फिर क्या होगा? कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। यस और नो? यस। यस। देख, मैम आप। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स है आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स, 35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 40 मल्टीप्लाई बाय 28, 30 नहीं किया, 28। प्रोडक्शन 1000 मल्टीप्लाई बाय 28, यूनिट कॉस्ट कहाँ से जो निकाला, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी 40 मल्टीप्लाई बाय 28 फॉर द मंथ ऑफ जून एंड 140 मल्टीप्लाई बाय 28 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपकी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में से आप लेस करोगे फिक्स्ड ओवरहेड अलैदा से, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 5000। इसी तरह यहाँ जुलाई के महीने के लिए, यहाँ पे 25,200 आपका कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड्स आपने अलैदा से डिडक्ट किए, तो आपके पास ये प्रॉफिट फिगर आ। क्लियर? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? मार्जिनल किस तरह सिर्फ वेरिएबल को कंसिडरेशन में ले रहा है पहले, और एब्जॉर्प्शन दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा है, वेरिएबल और फिक्स। अब आइए इसका कंपैरिजन पढ़िए, कशफ इन मार्जिनल कॉस्टिंग। In marginal costing, number one, closing inventory is valued at marginal production cost. Number two, fixed costs are charged in the full against the profit of the period in which they are incurred. अभी हाँ, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। In absorption costing, sometimes referred to as full costing. Number one, closing inventories is valued at full production cost, including a share of fixed production cost. Number two, the effect of this is that cost of sales in a period will include some fixed overhead incurred in a previous period. In opening inventory values, the cost of sales will also exclude some fixed overhead incurred in the current period, as this is carried forward in closing inventory values to be charged to be a subsequent accounting period. राइट। तो अब ये दोनों फॉर ट्रू एंड फॉल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा जा सकता है। अब आइए, अल्लाह भला करे, आपका ये सवाल है, कीजिए।
आई थिंक सी, क्योंकि सी की एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो थी वो ज्यादा थी और मार्जिनल की कम थी। देख लेते हैं। अभी ये छोटा सा एग्जाम्पल किए ना, यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ रहा है जून के महीने के लिए 5,000 मार्जिनल कॉस्टिंग से, और यहाँ पे प्रॉफिट तो क्या आ रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से 5,000। यहाँ पे 4,500 आ रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जुलाई के महीने के लिए, यहाँ पे 4,300 आ रहा है। अब क्या फर्क है? तो अब ये रूल जरा अपने पास लिख लीजिए, इसके पीछे रूल्स हैं। और रूल ये है कि व्हेन एसीपी नंबर वन is more than MCP when inventory increases. ACP is less than MCP when inventory decreases. ACP is equals to MCP when inventory is constant. क्या मतलब इस बात का? क्या हम ये रूल्स पहले समझ चुके हैं? अभी हाँ, क्या ये रूल्स पहले आप लोग समझ चुके हैं? पहले मैंने क्लास में डिस्कस किया है इसको? नहीं? Now, what is ACP? ACP is absorption costing profit. What is MCP? MCP is marginal costing profit. When absorption costing profit is more than marginal costing profit, कब कब ऐसा होगा? जब इन्वेंटरी इंक्रीज होगी। इन्वेंटरी इंक्रीज का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी फर्ज करें 100 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 150 है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी इन्वेंटरी इंक्रीज हो रही है। प्लीज अपने पास लिख लीजिए ताकि आप लोग बाद में भूले नहीं। फिर ओपनिंग इन्वेंट फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कब मार्जिनल प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट से कम आएगा? जब इन्वेंटरी डिक्रीज करेगी। इन्वेंटरी डिक्रीज करने का क्या मतलब है? व्हेन ओपनिंग इन्वेंटरी इज 100 एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 50। फॉल हो रहा है, इन्वेंटरी इज फॉलिंग, इन्वेंटरी इज डिक्रीजिंग। ऐसी सिचुएशन में एसीपी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो हमेशा कम आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से। और तीसरी सिचुएशन है कि जब इन्वेंटरी कांस्टेंट है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंटरी फॉर एग्जांपल 50, क्लोजिंग इन्वेंटरी आल्सो 50 सेम। तो जब इन्वेंटरी कांस्टेंट है तो यहाँ पर एसीपी और एमसीपी भी बराबर है। तो यहाँ जो ऊपर एग्जाम्पल गिवन था इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से हासिल होने वाला प्रॉफिट ये एमसीपी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हासिल होने वाला प्रॉफिट एसीपी, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब यहाँ इन्वेंटरी कांस्टेंट रही, ओपनिंग में भी 40 था, क्लोजिंग में भी 40 था, सेम सेम, नो डिफरेंस। देयरफॉर एसीपी इज इक्वल्स टू एमसीपी। यहाँ क्या हुआ? एसीपी 4,500 इज more than MCP 4,300। Why? Because, और ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी? एसीपी कब ज्यादा होगा एमसीपी से? When inventory is rising। तो यहाँ पे देख लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज 40 और क्लोजिंग था 140। क्लोजिंग क्या था? 140। तो राइज हो रही है इन्वेंट्री, तो जब राइज होगी तो ये बिल्कुल सही है कि एसीपी मोर देन एमसीपी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको प्लीज नोट डाउन जी कर किसी लीजिए। हद तक। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। डन। डन। अब ये सवाल देखिए इस नजर से और बताइए आंसर क्या है।
डी, क्योंकि कौन चेंज होती रहती है। क्या आंसर है? डी। डी। कशफ, व्हाट डू यू चूज? Give me a second. नहीं समझ आ रहा आंसर? अभिया ने डी मार्क किया है, कशफ क्या बोल रही है? कशफ आपकी आवाज नहीं आई मुझे। जी, I'm here. Uh, in the long term, there will be no difference between marginal costs and yeah, I don't know. It seems A ओके, लेट्स somehow. चेक एंड द करेक्ट आंसर इज ए। लॉन्ग रन में एनसीपी और एसीपी में कोई फर्क नहीं है सिवाय प्रेजेंटेशन के। जो सच्ची बात है, प्रेजेंटेशन क्यों? इसकी प्रेजेंटेशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पहले शो हो रहा है, फिक्स्ड अलग से बाद में शो हो रहा है। इसकी प्रेजेंटेशन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों साथ साथ शो कर रहे हैं। बस यही फर्क है, बाकी तो यहाँ भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ भी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। सो इन द लॉन्ग टर्म एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, कौन सा वाला चूज करें, कौन सा मेथड बेहतर है? भाई ये हर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। किसी बिजनेस की नेचर की रिक्वायरमेंट ये होती है, मतलब किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये होती है दैट दे वांट टू नो द वेरिएबल कॉस्ट सेपरेटली। क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पता लगाने से हमें मदद ये मिलती है दैट फॉर एग्जांपल एक इदारा है वो मार्कर भी बना रहा है और वो साथ साथ ये ग्लासेस भी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो मैं एज एन ओनर ये डिसाइड करना चाह रही हूँ कि इनमें से मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा फायदा है। तो मैं बस उसी पे फोकस करूंगी, दूसरा वाला मुझे हटा देना है। बिला वजह रिसोर्सेज, लेबर, बिजली का बिल सब उस पे ऑक्यूपाइड हो रहा है। जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है मैं वही प्रोडक्ट बनाऊं। तो ये पता लगाने के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड आएगी ही आएगी। चाहे मैं एक बनाऊं, दो बनाऊं, 1000 बनाऊं, एक भी ना बनाऊं, फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी एनी हाउ इनकर होगी ही होगी। तो डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या जानना है? कंट्रीब्यूशन, कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट मेरे इदारे को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं सेल्स प्राइस में से $35 में से प्रोडक्ट ए है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 10, और प्रोडक्ट बी है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट है 15। तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कमा के दे रहा है? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ए। तो मुझे फोकस इसी पे करना है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, फॉर एग्जाम्पल 1000 फॉर अ मंथ। वो तो चाहे ये बनाओ या ये बनाओ, वो तो फिक्स्ड ही है। तो मुझे कंट्रीब्यूशन ये वाला प्रोडक्ट दे रहा है, लिहाजा मैं ये चूज करूँ। मगर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये जानने की जरूरत नहीं होती, जो बनाते ही एक प्रोडक्ट है या उनको सारे प्रोडक्ट्स ही बनाने हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। क्या जरूरत है मुझे अलग से पता लगाने की? एक साथ ही सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों का आंसर शामिल है, विच विल गिव मी प्रॉफिट, दैट्स इट, टाइम बचाओ। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है एज सच। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जरा क्विक क्विज कीजिए जल्दी से, बताते जाइए आंसर्स। नंबर 1, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू विच कॉस्ट कैन बी रिलेटेड इज नोन एज? कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, which one of the following cost elements does not form part of the overheads? Direct labor. Next,
The basic principle of cost behavior is that as the level of activity rises, total cost will usually dash, which is or are the missing word or words. Price, Next, a cost which is unaffected in total by increases and decreases in the volume of output is called fixed, कश्यप खामोशी क्यों है? Which one of the following is an I'm here. example of a mixed cost? salaries, Straight line depreciation? और से सुनो, तुम दोनों कहाँ गुमो? Which one of the following is an example of a mixed cost? Mixed cost में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों शामिल होते हैं. factory rent, बस अब एक जवाब बता दो तुम लोग, बहुत हो गए जवाब. Mixed, it's telephone bill. Okay, I'm just selecting one. Let's see. Next, cost can be analyzed according to their function. Which one of the following is not an example of a functional cost heading? Function. Production cost. Which one of the following is not an example of a functional cost heading? Is not. Carriage out cost. Next, Functional. XYZ company produces a component W. The standard cost card for component W is as follows. Production cost given है, selling cost given है, profit given है. Under an absorption costing system, what would be the value of inventory? Under a marginal costing system, what would be the value of inventory? मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, इसके ऊपर सोचें, कैलकुलेट करें और बताएं.
नहीं हो रहा? अच्छा, ये पहले वाले आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का है बी, कॉस्ट यूनिट। सेकंड का है डी, डायरेक्ट लेबर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड देयरफॉर नॉट पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। तीसरे का है बी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट बिहेवियर इज लेवल ऑफ एक्टिविटी राइजेस, कॉस्ट विल यूजुअली राइज। फोर्थ का है डी, द नेम गिवन टू कॉस्ट अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड कॉस्ट। पांचवे का है सी, टेलीफोन बिल्स। आप लोग को क्या हो गया था इसमें? अजीबो गरीब जवाबात दे रहे थे। टेलीफोन बिल्स इज द राइट आंसर। एंड सिक्स का है डी, कैरेज आउट कॉस्ट। दीज कॉस्ट वुड नॉर्मली कम अंडर द फंक्शनल हेडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट। अब आइए, जहां तक ये इन्वेंटरी कैलकुलेशन का सवाल है, तो सेलिंग कॉस्ट्स आर नेवर इंक्लूडेड। इस बात को याद रखिएगा कि सेलिंग कॉस्ट में कभी भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन को कैलकुलेट या इंक्लूड नहीं किया जाता। सो वैल्यूएशन अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, सो इट इज द सम ऑफ फिक्स प्रोडक्शन एंड वेरिएबल प्रोडक्शन। फिक्स प्रोडक्शन और वेरिएबल प्रोडक्शन, सेलिंग कॉस्ट को शामिल नहीं किया गया है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, तो सेलिंग कॉस्ट को शामिल नहीं करना हमने। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट को शामिल नहीं करना हमने, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लेना है। जब हम दोनों लेंगे तो मतलब हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, 255.7 प्लस 483.5। और जब हम मार्जिनल पे जाएंगे तो हम सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट लेंगे, 483.5। दैट्स इट। समझ आई बात? Yes. तो यह आसान वाली कैलकुलेशन थी, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। ठीक है, अब आइए, अल्लाह भला करे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मीनवाइल मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को जरूर रिव्यू करें। कौन से चैप्टर को? चैप्टर 9। It's about Excel, okay. द बेसिक्स ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट किसे हम्म। कहते हैं? एक्सेल के अंदर जो शीट्स होती हैं उन्हें कहते हैं। एग्जैक्टली जो एक्सेल की शीट होती है, ये बेसिकली उसी के ऊपर चैप्टर है। ये क्यों इंक्लूड किया गया है? नंबर वन, ये इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आपके अपकमिंग जितने भी स्किल्स के एग्जाम होंगे वो एक्सेल शीट की यूजेज पर डिपेंड करेंगे। नंबर टू, ये इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया है MA1 के लेवल पे कि कोई गांव देहात से भी उठ के आ सकता है, एलिजिबल हो सकता है फॉर ACCA। लेकिन मुमकिन है कि उसका बिल्कुल भी एक्सपोजर ना हो कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर्स के बारे में। जिस वजह से ये चैप्टर इंक्लूड किया गया स्प्रेडशीट का। ये स्प्रेडशीट एक एक्सेल शीट, एक बेसिक चीज अभी से स्टूडेंट्स फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि स्किल्स लेवल पे इसका इस्तेमाल होगा, तो उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब जहां तक पढ़ाने का सवाल है, इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊं। ये आपने चैप्टर खुद से रिव्यू करना है। और रिव्यू कैसे करेंगे आप? आपने सिंपली एक्सेल शीट खोलनी है अपने सामने। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आपने सिंपली अपने सामने ये एक्सेल शीट खोलनी है, ये चैप्टर खोलना है। ठीक है, आपने सिंपली अपने सामने एक तरफ एक्सेल शीट खोलनी है, दूसरी तरफ ये चैप्टर खोलना है, और फिर आप इसको पढ़ते जाएंगे। कैसे पढ़ते जाएंगे? आपने ये देखा, अ स्प्रेडशीट इज बेसिकली, पढ़िए डेफिनेशन कशफ। अ स्प्रेडशीट इज बेसिकली
A spreadsheet is basically an electronic piece of paper divided into rows and columns. The intersection of a row and a column is known as a cell. अस है। अब आप ये आपको डेफिनेशन पता चल गई। इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ पेपर है आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ है। इसके इसमें बहुत सारे रोज हैं, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। रोज जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉलम्स जो हैं वो ABCDEFGH। और ये हर एक को सेल बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ आपको? इसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है। आपने अपने एक तरफ एक्सेल शीट खोलनी है और दूसरी तरफ ये चैप्टर खोलना है। और एक एक करके इसमें जो चीजें हैं वो पढ़ के इसमें इसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि भाई ये अच्छा इसमें अब क्या लिखा हुआ है। ये जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पूरा बजटेड सेल्स फिगर गिवन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हो सकता है जैसे ये सेल सिलेक्ट हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताओ सेल D7 में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो अब आप कैसे बताओगे? अब देखो यहाँ पे जनवरी का मंथ है, फरवरी है, मार्च है, और ये डेटा लिखा हुआ है कि सेल्स का डेटा लिखा हुआ है कि नॉर्थ में जनवरी की सेल्स कितनी हुई, फेब में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई। और यहाँ पे देखो टोटल लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि इस सेल में टोटल हुआ है, सम अप किया गया है। किसको सम किया गया है? D4 प्लस D5 प्लस D6 इज इक्वल्स टू 8909। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम यही फिगर्स यहाँ पे लिखें, 21896124 596, और मुझे इसका सम निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? इज इक्वल टू, अब या तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूं, एंटर कर दूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है? देखो रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। तो यानी जब भी मैंने ये किया इक्वल टू और इसको सिलेक्ट किया, और बस देखो सिलेक्शन में क्या आ रहा है? F3:F5, यस और नो? आपको नजर आ रहा है ना? जी। F3:F5, इसको मैंने एंटर किया। तो अब देखो यहाँ पे जो फिगर्स थी वो सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे ये 8909 निकालना है। 8909 मेरे अंदाजे से ये सम हुआ है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पे इक्वल टू डालूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, F3+F4+F5। अब मैं एंटर करूं, देखो सेम फिगर आई नहीं आई? 8909 8909। तो ये चीज जो है आपको प्रैक्टिस से आएगी। जब आप इस पे एक्सेल शीट पे करोगे तो आपको सारे फॉर्मूला से भी आप फेमिलियर हो जाओगे। और इस चैप्टर में बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, डिविजन कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, दैट्स ऑल। ये जो छोटा सा ब्लैक बॉय, ये जो छोटा सा बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं, वेरी स्मॉल बॉक्स, इसको क्या कहते हैं? इस बॉक्स को क्या कहते हैं? इस बॉक्स को यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। फिर ये जो क्रॉस आ रहा है, अब यहाँ पे मैं लेकर आऊं, ये जो क्रॉस आ रहा है, ये ब्लैक क्रॉस, इसको क्या कहते हैं? ये ब्लैक क्रॉस है। इससे क्या होता है? इस ब्लैक क्रॉस से क्या होता है? तो इस ब्लैक ब्लैक क्रॉस से जब मैं इसको नीचे लेकर आऊंगी तो सारे रिपीट हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ, ये देखो, इसको मैं नीचे लेकर आई, सारे 2189 बन गए। यस और नो? तो ये सारी Yes. प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपसे एग्जामिनर स्प्रेडशीट के हवाले से पूछ सकता है। तो अब आपने इस चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है? इसी तरह आप चैप्टर के नीचे आते जाओ। अब देखो न्यू फाइल कैसे ओपन होती है। अब ये तो मतलब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आपको बेसिक कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल यूज करना आता है। तो ये सब अब मैं नहीं पढ़ा रही, Hmm. ठीक है? ये सब अब आपने खुद से एक्सप्लोर करना है इस चैप्टर कि न्यू फाइल कैसे खोलनी है, सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है कोई भी डॉक्यूमेंट को, सेव एज का क्या मतलब है। ठीक है। तो ये तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग को आता है, और इसलिए मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा, ये शॉर्ट कीज हैं। पेज अप कैसे होगा, पेज डाउन कैसे होगा, टैब दबा के क्या होगा, शिफ्ट प्लस टैब दबा के क्या होगा एक्सेल शीट पर। ठीक है। ये सब अब आपने खुद एक्सपेरिमेंट करना है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के क्या होगा, कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा, कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस ए। फिर टू यू कैन सिलेक्ट एन एंटायर रो
of cells at one time by pressing shift plus स्पेस बार। अब मैं यहाँ पे इसको ट्राई करके देख लेती हूँ। मुझे नंबर 3 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, या ऐसे करके शिफ्ट प्लस स्पेस बार सिलेक्ट हो गया। या तो मैं डायरेक्ट नंबर पे चली जाऊं तो सिलेक्ट हो जाता है, या तो मैं किसी भी सेल पे जाऊं, शिफ्ट एंड स्पेस बार सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, ये पूरी की पूरी कंट्रोल प्लस ए, ये देखें पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई। तो अब आपने ये एक एक को इस तरह से एक्सप्लोर करना है इस चैप्टर में जाके, ठीक है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। तो ये चैप्टर Yes. भी आप लोग करोगे खुद से। अब मैं इसके थोड़े से सवाल मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह के सवाल हैं। अब देखें, इसको क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। इस छोटे से बॉक्स को क्या कहते हैं, फिल हैंडल। इस क्रॉस को क्या कहते हैं, ब्लैक क्रॉस। अब आइए, कॉपी कट पेस्ट, ये तो आप लोग को आता है, ये कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल एक्स प्लस कंट्रोल वी। ये कॉपी है, ये कट है, ये पेस्ट है। इंसर्टिंग कॉलम्स, कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं। अबीहा, मेकिंग सेंस। Yes. कशफ, मेकिंग सेंस। Yes. ओके। अब ये जो कंट्रोल प्लस एफ है, इसका क्या फंक्शन है। कंट्रोल प्लस एफ से आप फाइंड फाइंड विंडो खुल सकता है। फाइंड विंडो, फाइंड व्हाट, रिप्लेस व्हाट। आप इसमें ये वर्ड ढूंढो और जहां जहां ये वर्ड लिखा है उसको रिप्लेस कर दो इस वर्ड से। तो ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, अब ये कंट्रोल बी कंट्रोल आई से आइटलिक हो जाएगा, से बोल्ड हो जाएगा, से प्रिंट का कमांड चला जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टिंग, ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करेंगे फाइल को। स्प्रेडशीट फॉर्मूला। अब स्प्रेडशीट फॉर्मूला में क्या क्या फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो ये सम, सिग्मा जिसको कहते हैं, यहाँ पे है, किधर है ये, यहीं पे जब मैं इसको बिग स्क्रीन करूंगी तो यहाँ पे एक सिग्मा का ऑप्शन आता है, ये देखेंगे। अब ये मुझे टोटल करना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे टोटल करना है। मैं बस सिग्मा करूंगी, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी मैं इधर तक ले आऊंगी, मुझे सबका टोटल चाहिए। ये आ गया सबका टोटल। अब इसका फंक्शन क्या है ये देखिए, इज इक्वल्स टू सम, या आप खुद मैनुअली भी लिख सकते हैं, सम ब्रैकेट F3 कोलन F10। और या तो आप डायरेक्टली शॉर्ट की ये दबा सकते हैं। एडिशन का फॉर्मूला, ये अभी हमने करके देखा। ये शॉर्ट की, सम ब्रैकेट। अच्छा, फिर अल्लाह भला करे आपका, एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रूट्स, रूट कैसे निकालना है, हाफ स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है। प्लीज ये खुद से आपने देखना है और इसको सीखना है। अब यहाँ पे यही है ना, व्हाट फॉर्मूला वुड यू पुट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। सेल B7 में कौन सा फॉर्मूला लगा है, कौन सा सेल बी कहाँ है, सेल बी कहाँ है, ये रहा B7, सेल B7। सेल B7, B7। अब वो बोल रहे हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, बताइए। सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, सम ब्रैकेट B4, B4 से लेकर B6 तक, B7. ठीक है। अब सेल E6, E6
यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, क्योंकि ये भी टोटल है। बताइए। ये आप फटाफट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है, क्या एडिशन हुई हुई है, सब्ट्रैक्शन हुई हुई है, और कहाँ से हुई हुई ये है। तो एडिशन हुई हुई है। एडिशन कहाँ, इसमें कौन सारे कौन से, टोटल्स। कौन कौन वैल्यू से लिखी हुई है सेल्स, ना। कौन कौन से सेल्स की एडिशन हुई हुई है। इट्स E4, डी से E5 and E6. सी से नो, डी नो, ये टोटल E की हुई है। हॉरिजॉन्टल लाइन का है। ये टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन का है। सम Oh, E6 it was. Okay, okay, ई okay. सिक्स Yes, that is correct. B6 कॉमा C6 कॉमा D6। ठीक है। यहाँ E7, E7, अब ये आपके पास हाथ में कैलकुलेटर होगा ना, तो आप वेरीफाई E7 करोगे कि is the total of all the totals. E4, 5 and 6. यस, E4, E5 एंड E6। तो यहाँ पे सम E4:E6। ठीक है। तो ये अब आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, तो आप ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करके चेक करोगे कि माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, और कौन कौन से सेल से हो रहे हैं। आप खुद से अज्यूम करके नहीं चलना, ठीक है। कैलकुलेटर में फाइंड इट आउट। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेक्ट थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट। गिव अ सुटेबल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। सेल D4, अब D4 में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सेल E6, E6, सेल E9, E9, 9 में भी कुछ नहीं है। E6 का बता दें। E6 का बता दें, ये कैसे आया। अब ये देखें, ये परसेंटेज ऑफ बजट लिखा हुआ। परसेंटेज ऑफ बजट का मतलब है कि ये बजट की परसेंटेज निकाली। कैसे निकाली गई है। डिफरेंस 7,000 अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखें। कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में, 7,000 अपॉन 2 लाख। मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या 3.5% आ रहे। Yes, आ रहा है। यस। तो यानी कि ये 7,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 100। तो अब आप इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इक्वल टू D6 डिवाइडेड बाय B6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही है। हम्म। तो आइए चेक करते हैं कि हम सही हैं या नहीं। यस, वी आर करेक्ट। ओके। हम्म। अब ये जो बाकी Whatever is. D4 और E9 है, ये इन्होंने, आई थिंक देर इज सम मिस प्रिंट, क्योंकि D4 में यहाँ कुछ भी नहीं है और E9 में भी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो देर इज सम टाइपिंग एरर ओवर हियर। आइए अब हम अगला, अगले उस पे जाते हैं।
ये अब आपने खुद से करना है। इसमें जितने भी सम्स हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, ताकि आपको पता चले कि इस तरह के सम्स एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब आइए, फॉर्मूला विद कंडीशंस। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना एसीसीए का, तो सीबीई का एग्जाम जो आपका पहला MA1 का होगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो उसी वक्त सामने आ जाएगा। और वो उस वक्त कैसे सामने आएगा, या तो उसमें लिखा हुआ होगा सक्सेसफुल अटेम्प्ट हम्म, और आपका स्कोर गिवन होगा, या उस पे लिखा हुआ होगा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। दोनों में से कोई एक वर्ड। लेकिन ये कंप्यूटर को कैसे पता चला कि आप सक्सेसफुल हुए कि अनसक्सेसफुल हुए? कंप्यूटर तो कंप्यूटर, इंसान तो नहीं है ना। उसको कैसे पता चला? क्योंकि ये तो रिजल्ट भी कंप्यूटराइज्ड ही आपके सामने फौरन आ जाता है। कंप्यूटर ही आपका इंस्टेंट पेपर चेक करता है। कैलकुलेशन। क्या? ऐसा इंस्टेंट कैलकुलेशन, जब भी आप आंसर्स दे रहे हो वो मतलब इंस्टेंटली चेक हो रहा है वो, बिल्कुल, वो खुद ही चेक because हो they're रहा all है। logical। लेकिन उसमें किसी इंसान ने उसमें प्रोग्रामिंग की है, और वो प्रोग्रामिंग का नाम है इफ स्टेटमेंट। उस प्रोग्रामिंग का नाम है इफ ओह। स्टेटमेंट। इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू, देन करेक्ट। वैल्यू इफ फॉल्स। जो आपका हर क्वेश्चन चेक भी हो रहा है आंसर, तो उसमें आंसर फॉर्मूला के जरिए फीड किए गए हैं कि अगर इसने ए पर सिलेक्ट किया तो 2 मार्क्स, और अगर ऑप्शन ए के अलावा कोई और सिलेक्ट किया तो 0। तो कंप्यूटर को पता चल गया दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब अगर अगर स्टूडेंट कैंडिडेट ऑप्शन ए पे टिक करेगा तो उसको मुझे 2 मार्क्स देने। फिर अगले क्वेश्चन इसी तरह से, फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह से। और जब टोटल की बात आए और टोटल के बाद स्टूडेंट को स्क्रीन शो करना है, ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट या अनसक्सेसफुल, तो उसमें भी ये स्टेटमेंट है, ये प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? उस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? इफ B10 इज लेस देन 50, फेल, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, कॉमा, नहीं तो पास। अगर 50 से कम मार्क्स आए तो उसको अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट शो करना, और अगर ज्यादा आए तो पास, सक्सेसफुल अटेम्प्ट। ये फंक्शन डाला हुआ है, ये प्रोग्रामिंग डाली हुई है, तभी तो आपको ये पूरा रिजल्ट शो होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। राउंड फंक्शन। राउंड मतलब राउंडिंग फिगर बनाना, पॉइंट्स में, डेसिमल में, वैल्यूज ना। तो एक्सेल शीट में तो इसका शॉर्ट वो की भी है, आप बस उसको क्लिक करते हैं तो आपका हर फिगर जो है वो डेसिमल में नहीं आएगा, वो राउंडिंग फिगर में आएगा। नहीं तो आप फिजिकली मैन्युअली इसको इस तरह से इनपुट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने जैसे की है, राउंड सम D4 to D6 0। अब आइए, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? पढ़िए अबिहा। Relative cell reference B3 change when you copy formulae to other locations or move data from one place to another. Absolute cell references B3 stay the same. द सेम। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क ये है, इसको हम करके दिखाते हैं। एक्सेल शीट नजर आ रही है मेरी? Yes. ओके। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला डाला हुआ है, सम F3 F10, ठीक है। अब मुझे सेम टू सेम फॉर्मूला दूसरे सेल पे लगाना है। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, सेम टू सेम फिगर नहीं चाहिए। अगर तो मुझे सेम टू सेम फिगर चाहिए तो मैं क्या करूंगी? इक्वल टू $F $11। ठीक है, सिलेक्ट हो गया वो सेल, एंटर। देखो सेम टू सेम फिगर आ गई, नहीं आ गई? Hmm. इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट Absolutely. रेफरेंस। कि सेम टू सेम फिगर आ गई, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, लाइक 100, 200, 345, 455,
677, 866, ठीक है, एंड 900, ये सब नंबर्स है। और मैं चाह रही हूँ कि इस सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना सम का, वो सेम टू सेम यहाँ आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू, इसको सिलेक्ट, एंटर। अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, ये तो सेम सेम आ नंबर आ गया। गया, ये तो सेम नंबर आ गया। तो यानी फिर क्या करना है हमें, ये देखो, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस B3 change when you copy formula to other locations or move data from one place to another. Absolute cell references stay the same. तो अब इसको, we will explain this concept by using formula in standard form. For example, the formulas this located in cell B10 are said to be relative. This formula does not really mean add up the numbers in cell B7 to B9. It actually means add up the numbers in the three cells above this one. So if this relative formula was copied to C15, it would become this. तो अब मैंने इसको क्या करना है, ये मैंने डिलीट किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखना है F11, एंटर। ये तो तब भी नहीं हुआ, यानी क्या गड़बड़ हो रही है, इक्वल टू ये, ऐसे इक्वल्स टू लगेगा। कहीं इसका भी तो वैल्यू इक्वल तो नहीं है, सम। आपने सिंपल इसको क्लिक करके, इसको क्लिक किया तो आपका सम निकल आया। नहीं तो एक और तरीका है, यहाँ जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, पेस्ट कर देंगे, Ctrl+Z, 1 2 3, ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। और अगर आप इसको रेफर करेंगे किसी और सेल में, लाइक हम इसको दूसरी शीट पे लाके ले लेते हैं, 600, 700, 73, 89, इधर इक्वल टू करके ये सेम ही आ, सेम ही आ। तो अब देखें, मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देखा, लेकिन आंसर सेम ही आ रहा है, राइट। सो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज दिस, relative cell reference change when you copy formula to other locations or move data from one place to another. इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आया। हम relative cells को प्रैक्टिकली नहीं कर पाए, लेकिन हमने एब्सोल्यूट सेल को करके देखा, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डॉलर साइन आ रहा है, रिलेटिव सेल रेफरेंस में डॉलर साइन नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे एक चीज बताई गई है, मेक C3 द एक्टिव सेल, C3, मेक C3 द एक्टिव सेल, C3 ये है, टाइप इक्वल टू, देन क्लिक ऑन सेल A3 यानी 400, देन टाइप मल्टीप्लीकेशन एंड क्लिक ऑन सेल B3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं, तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। आई एम श्योर ये इजी है आपके लिए, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जब भी आपको दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, ये सिलेक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला, ये सिलेक्ट किया, एंटर, मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन साइन, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, इक्वल, ये लिया, डिवाइड का साइन डाला, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आई होप अब आप लोग बाकी का खुद से देख लोगे इसको, और इसको प्रैक्टिकली करना है। सम्स जो उसमें गिवन है वो भी सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले कि रिवीजन किट में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह एग्जामिनेशन में भी आएंगे। तो इट्स बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, एंड दैट्स ऑल। अब ये आखिरी वाला देख लें, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर वैल्यू।
ये अब लर्न लर्न बाय हार्ट करने का है। बाजू का जब आप सेल में कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो आपकी मिस्टेक्स आती हैं। मिस्टेक्स यानी कि सेल में कोई एरर आता है। अगर वो एरर ये है #div/0, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जिस नंबर से डिवाइड करना चाह रहे हैं वो जीरो है। आपने जीरो डाल दी है वैल्यू, किसी सेल में जीरो की वैल्यू डाल दी है, तो डिवीजन जीरो से तो मुमकिन ही नहीं है। तो आप अपनी वैल्यूज या तो सही करें, करेक्ट करें, क्योंकि जीरो से तो जाहिर है कोई भी डिवाइड करके कोई कुछ हासिल करना चाह नहीं रहा होगा। तो यकीनन कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक या डेटा एंट्री की मिस्टेक होगी। तो जब भी ये आए समझ जाओ कि कोई कहीं ना किसी सेल में जीरो। वैल्यू जब ये वाला साइन आए तो इसका मतलब आपकी उस सेल में कोई वैल्यू नहीं है बल्कि टेक्स्ट है। क्योंकि अगर आपने प्लस किया है A1 + A2 + A3, तो ये लाजिम है कि तीनों में नंबर्स हो तभी ऐड होगा। तो अगर किसी एक में भी नंबर नहीं है या नंबर की जगह कुछ और है या ब्लैंक है, तो फिर वो ये वाला प्रॉम्प्ट शो करेगा। नेक्स्ट, नल। नल प्रॉम्प्ट कब आएगा? जब आपने सेल रेफरेंसेस विद इन द फॉर्मूला आर नॉट सेपरेटेड करेक्टली। तो ये वाला प्रॉम्प्ट शो होगा कि जब सेल्स में आपने एक सेल में जो आपने लिखना था कि B6 + B5, आपने प्लस की जगह B6 B5 लिख दी है, तो आपस में वो सेपरेट नहीं हुआ हुआ, कोई ना कोई फॉर्मूला एरर है, तो जिस वजह से ये ना लाएगा। नेक्स्ट, रेफरेंस। ये प्रॉम्प्ट कब आएगा? जब आपने कोई इनवैलिड सेल रेफरेंस डाला है या वो जो सेल रेफरेंस डाला है उसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो फिर ये वाला प्रॉम्प्ट आएगा। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको पता होने चाहिए कि ये कब आ रहे हैं और ये क्या इसका मीनिंग है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। जल्दी से क्विक क्विज कीजिए, आसान है बहुत। जैसे जैसे Number one करते is जाएं, A. हाँ आंसर्स बताते जाएं। ठीक है, सेकंड। Number 2, C. C लगता है. Okay. Uh, it's D. Would be help. Okay, unhelpful. Unhelpful is F. एक मिनट. Unhelpful says तो control and arrow की unhelpful कैसे होगी? C. Number 4 is C. A. 5 के ऑप्शन शो नहीं हो रहे. हाँ, ऑप्शंस तो इसके नहीं है, ये आपने डी से करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट। तो हमारे आंसर्स क्या है? 1 का डी, 2 का डी, 3 का ए। लेट्स सी आप लोगों ने क्या मार्क किया है। 1 का डी है, ओके। 2 का भी डी है, 3 का ए है,
देन 4 का C है, 5 का D है। 4 का C है, 5 का D है। ठीक है, आपको आइडिया हुआ कि किस तरह के सवालात आ रहे हैं। हम्म। जी। अब आप इस चैप्टर को उसी हिसाब से टैकल करेंगे और रिवीजन किट के भी क्वेश्चंस करेंगे। और फिर अगर इसमें कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एक चैप्टर 4 और एक चैप्टर 9। नाइन। आज की क्लास यहीं तक। कोई क्वेरीज हैं अभी तक तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल है, कोई जहन में बात है। नो। नो। नहीं, अभी तक ऐसा तो नहीं है। अम, मैंने प्रीवियस क्लास ली नहीं थी, तो प्रोबेबली मैं अभी सारी चीजें जब रिव्यू करूंगी तो शायद कुछ क्वेश्चंस आए तो आस्क। ठीक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके जी, देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ऑलराइट, हाफिज़। आप भी। अल्लाह हाफ़िज़।